क्योंकि ये पहली कार्यक्रम है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम मैं हमारे जो बाबा गुरु घासीदास है, जिन्होंने सतनाम आंदोलन चलाया, मैं उनको नमन करता हूँ। और साथ ही हमारे पूरे भारत में जितने भी संत, महापुरुष, महानायक, महानायिकाएं जन्मे, जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को भी आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे महत्वपूर्ण लोग आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। खास करके हमारे पीके मेश्राम साहब, जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे छत्तीसगढ़ की इस धरती पर। हमारा जो कार्यक्रम है उसके उद्घाटक माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब टी.आर. बंजारे जी, उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे मंच में जो भी विराजमान साथी, हमारे बोरकर साहब, मीरा दीदी और जो भी हमारे सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अलग अलग सहयोगी संगठन के भी पदाधिकारी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूर दराज से हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं आज इस कार्यक्रम के मौके पर, महिला पुरुष साथी जिन्होंने हमारे अपील को, हमारे आह्वान को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा यहाँ कार्यक्रम में अव्यवस्था जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों का टारगेट था 40 से 50 लोगों को यहाँ पे बुलाने था और उसी टारगेट के हिसाब से हमने जो अरेंजमेंट किया था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इनवाइट किया। तो आप लोग बैठे हैं, बैठने में कोई अव्यवस्था हो तो उसको नजरअंदाज कीजिए। अच्छा, आप सभी साथी जो कि आज इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी का स्वागत है और सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी बातें होंगी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मोबाइल बंद कर दीजिए, कोई वीडियो बनाने का जरूरत नहीं, इधर वीडियो बन रहा है। हमारे पीके मेश्राम सर है, काफी महत्वपूर्ण गंभीर बातें बताएंगे, उनकी बातों को भी आप गंभीरता से सुनिए, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो वैचारिक कार्यक्रम है। आप लोग देखे होंगे कि सतनामी समाज का जो कार्यक्रम होता है उसमें ज्यादातर नाच गाना चलते रहता है, तो हमारा नाच गाना का कार्यक्रम नहीं है। हमारे लोग गिने चुने लोग हैं और ठोस लोग हैं, और हम लोग आने वाले समय में ठोस लोग निर्माण करना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। इसलिए यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमको ये उम्मीद है कि ये जो हमने कारवा शुरू किया है, जिस मकसद के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है, उस मकसद को आप लोग पूरा करने में अपना पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ भिड़ेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे आके ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो संगठन है राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? संगठन समाज में बहुत सारे हैं, सतनामी समाज में काफी संगठन बने हुए हैं, सब अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं, फिर भी ये संगठन को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर इसको हमको जानना है, अच्छा नहीं आ रहा है क्या? साथियों, गुरु घासीदास बाबा ने जो आंदोलन चलाया था, अभी हम लोग कितने लोग इधर बैठे हैं? 50-60 लोग बैठे हैं इधर। लेकिन गुरु घासीदास उस समय तो सिंगल व्यक्ति थे, जिनके मन में समाज के प्रति पीड़ा थी और उन्होंने एक कारवा शुरू किया। कई लोग उनकी बात को सुने, कई लोग नहीं भी सुने, फिर भी वो चलते गए। आज सतनामी समाज की, सतनाम को मानने वाले कितने सारे लोग हमारे प्रदेश में, देश में फैले हुए हैं। तो गुरु घासीदास बाबा के जो आंदोलन है उसको समझने की जरूरत है। गुरु घासीदास बाबा ने समता मूलक समाज के लिए काम किया। गुरु घासीदास बाबा जिस समय इस धरती में आए, पैदा हुए,
उस समय वहां की, इस देश की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय गैर बराबरी की व्यवस्था थी। तो गैर बराबरी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए गुरु घासीदास बाबा ने जिम्मेदारी लिया। वो कोई चमत्कारी महापुरुष ऐसा नहीं थे, उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक उस काम को किया, तब आज हमारे लोग उनको पूज रहे हैं। हालांकि पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने से सब कुछ होगा। तो गुरु घासीदास बाबा ने कहा मनखे मनखे एक बरोबर। तो ये मनखे मनखे एक बरोबर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? ये जो बात है वो काफी सोचने वाली बात है कि भाई मनखे मनखे बरोबर एक बरोबर बोलने की क्यों जरूरत पड़ी। कई लोग बोलते हैं, हमारे समाज के लोग जिनको बरगलाना होता है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे मनखे मनखे एक बरोबर बोला यार, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, सब बराबर है हमारे लिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सब हमको साथ में लेके चलना है। ये बात पूरी तरह से गलत है। गुरु घासीदास बाबा ने कहा मनखे मनखे एक बरोबर। तो कहीं ना कहीं उस समय एक बरोबर नहीं माना जाता था, समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था थी। इसलिए गुरु घासीदास बाबा को बोलना पड़ा, सामने आके जिम्मेदारी पूर्वक उनको बोलना पड़ा कि मनखे मनखे एक बरोबर होते हैं, कोई गैर बरोबर ऊंच नीच नहीं होता, ऐसा उनको बोलना पड़ा। उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक बोला। तो गुरु घासीदास बाबा ने गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ा। अगर गुरु घासीदास बाबा की विचारधारा पर अगर बात करें तो यह समय है काफी कम पड़ेगा, एक ही समय में सब बातें कह पाना मुश्किल है। तो साथियों, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, समाज में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन गुरु घासीदास बाबा ने चलाया। ये जो समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था थी उसको खत्म करके बराबरी की व्यवस्था लाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और लोगों को जागृत और संगठित किया। एक जगह से गए, कुछ लोग सुने कुछ लोग नहीं सुने, दूसरे की जगह गए, और ऐसा करते करते वो लगातार अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहे और काफी सारे लोगों ने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया। कई लोगों ने सतनाम आंदोलन से जुड़ा और गुरु घासीदास बाबा को एक बहुत बड़ा ताकत मिला। तभी सतनाम आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, आसपास के कई प्रदेशों में फैला। आज गुरु घासीदास बाबा को काफी सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक बाबा के रूप में जानते हैं। चमत्कार उसने किया, कहीं भाटा के बारे में मिर्चा तोड़ दिया, कहीं वो नागा गधा बैला को चला दिया। तो गधा बैला को तो चला सकता है, वो टेक्निक है, क्योंकि किसान लोगों में तो कला होती है। मरे बछिया को जिला दिया, सफरा को जिला दिया, ऐसा बहुत सारा भ्रांति। ये कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसा करके हमारा जो समाज है उसको मिसगाइड किया। तो मिसगाइड क्यों किया? क्योंकि गुरु घासीदास बाबा ने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया। तो जिस व्यवस्था में वो लोग थे, यानी कि 7 शब्दों में कहा जाए तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था उस समय काबिज था और छत्तीसगढ़ में भी। तो उनके खिलाफ जब गुरु घासीदास बाबा ने आंदोलन चलाया तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे उनके दिल में कसक पैदा हो गया। अरे ये कौन आदमी पैदा हो गया, चला हमने इतना दिन से व्यवस्था चला रखा है, उसके खिलाफ ये चुनौती दे रहा है आदमी, और जगह जगह जाके लोगों को जागृत और संगठित कर रहा है, जोड़ रहा है लोगों को। तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो गुरु घासीदास बाबा के चले जाने के बाद उन्होंने उसको उनका ब्राह्मणाइजेशन कर दिया। ये ब्राह्मणाइजेशन बहुत बड़ा खतरनाक है आप लोग। तो साथियों, गुरु घासीदास बाबा ने जो आंदोलन चलाया, तो गुरु घासीदास बाबा के चले जाने के बाद उसका पूरी तरीके से ब्राह्मणाइजेशन हो गया। क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो बड़े खतरनाक लोग हैं, वो कोई सामान्य लोग नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जिस व्यवस्था को काउंटर नहीं कर सकते, मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु घासीदास का आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। सभी जाति समुदाय धर्म के मानने वाले लोग गुरु घासीदास के आंदोलन से जुड़ रहे थे। तो गुरु घासीदास के चले न जाने के बाद अब गुरु घासीदास को तो खत्म नहीं कर सकते, उनकी विचारधारा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या किया, उसका ब्राह्मणाइजेशन कर दिया। मतलब उसको चमत्कारी बाबा ऐसा कुछ दिखा दिए। और ब्राह्मणाइजेशन करने में गुरु घासीदास के कुछ जो वंशज हैं पहले जमाने के, उस समय के, अब नाम ले दूंगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। ये जब स्पीच है रिकॉर्ड हो रहा है, उधर पब्लिश में डाल देंगे तो हमारे, अरे यार जिसको हम गुरु मानते आ रहे थे इतने साल से, अब उसको तुम सबके सामने बोल के उसका विरोध कर रहे हो। तो हमारा मतलब किसी को विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद हमारे लोगों को जागृत करना है। तो जिनको हम गुरु मानते हैं, जिसको आप लोगों के सामने, हमारे लोग
हमारे महंत संत लोग या जो अभी अभी वर्तमान में जो अपने आप को सतनामी समाज के कर्ता धर्ता मानते हैं ना, वो लोग समाज के बीच में जाते हैं तो उनको गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो उसी गुरु ने क्या किया, सतनामी समाज का ब्राह्मणाइजेशन किया। उस गुरु को पकड़ लिए ब्राह्मण के लोग। उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा, वो मदन मोहन मालवीय, बनारस का कट्टर ब्राह्मण, उन लोगों ने प्लान दिया हमारे एक गुरु को, और उस गुरु को प्लान दिया तुम ऐसे ऐसे करो, और वो गुरु ब्राह्मणों के नेतृत्व में चला गया, ब्राह्मणों की बात को माना और सतनामी समाज का पूरा बाद में ब्राह्मणाइजेशन कर दिया गुरु घासीदास के चले जाने के बाद, क्योंकि गुरु घासीदास के जिंदा रहते तो ऐसा हो सकता नहीं। तो ये ब्राह्मणाइजेशन करने के बाद हमारे लोग अंधभक्ति, श्रद्धा, पूजा पाठ, अब जैसे हम लोग भी थोड़ा करते हैं पूजा, जैसे दीदी ने कहा कि भाई पूजा पाठ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या है थोड़ा सा हम लोग पूजा करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन छोटा एक परंपरा हो जाता है, उसको थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं कि चलो भाई उनको नमन कर लेते हैं, थोड़ा धूप दीप जला देते हैं, इतना ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद उसके प्रति दंडवत गिर के भुइयां नापना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है उनके विचारधारा को समाज के जन जन तक पहुंचाना, ये मकसद है। तो साथियों, बात बहुत लंबी है। तो गुरु घासीदास का जो असली आंदोलन था, जिससे समता, शुद्धता, बंधुता और न्याय स्थापित होने वाला आंदोलन था, उस आंदोलन को जिंदा करना, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। हमारे काफी सारे साथी लोग जानते हैं, और हमारे आज इस कार्यक्रम में जो साथी आए हुए हैं उनको पता है कई सारे साथी को, इसीलिए वो जानबूझकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा ऐसा सोच के हमारे बीच में आज आए हुए हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से इस संगठन के माध्यम से जो गुरु घासीदास का विचारधारा है उसको आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा मकसद है। गुरु घासीदास ने समतामूलक समाज के साथ साथ हमारे लोगों में आर्थिक वर्चस्व आए, इसलिए भी काम किया था। जब गुरु घासीदास का आंदोलन चला तो कई सारे हमारे मालगुजार, सैकड़ों मालगुजार तैयार हुए और हमारे समाज में आर्थिक वर्चस्व भी आया। तो गुरु घासीदास व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे थे, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आए और हमारे लोग व्यवस्था में पहुंचे, और हमारे लोग इस देश में शासन करती जमात बने, इस प्रदेश में शासन करती जमात बने, और वो लोग रूल्स रेगुलेशन चलाएं, ऐसा वो चाह रहे थे। इसलिए उनके आंदोलन को लोग समझे बड़े पैमाने में फैला। तो साथियों, अभी वर्तमान में क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। उसके आंदोलन को काउंटर कर दिया गया, उनके आंदोलन को पूरी तरीके से ब्रह्मवादी व्यवस्था की ओर मोड़ दिया गया। प्लान तरीके से तो ब्राह्मणाइजेशन करने में जिस गुरु का हाथ था, उस समय के समकालिक जो प्रमुख ब्राह्मणवादी लोग थे, उन लोगों ने प्लान करके सुनियोजित तरीका से गुरु घासीदास के आंदोलन को चौपट किया। इसको हमको समझना है। अभी हमारे एक भाई ने वहां बहुत सारा किताब का सीरीज पढ़ा, उसमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, तो वो बुक हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो लोग प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से दूसरा बुक छपवा रहे हैं। आरएसएस जो इस देश का सबसे बड़ा एक खतरनाक संगठन है, आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, वो प्लान तरीके से ये गुरु घासीदास का आंदोलन है उसको काउंटर कर दिया है और अपनी आइडियोलॉजी स्थापित कर दिया है, और कुछ लोगों को सुनियोजित तरीका से वो रखा हुआ है और हमारे समाज के लोगों को बरगलाने में उनका इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे भोले भाले लोग कुछ चंद लालच में, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थता हो, चाहे कुछ पैसे का लोभ हो, चाहे अपनी महत्वाकांक्षा हो, उसके चलते वो आंदोलन को काउंटर करने में अपना पूरा सब लगा रहे हैं। वो सारे लोगों का नाम पता है। एक आदमी मुझे फोन किया, अभी ये जो पर्चा जब पहुंचा ना, तो ये पर्चा पहुंचा तो मुझे फोन किया, वो आरएसएस का आदमी है। तो मैंने कहा कि भाई तुम ये जो उसने मुझे बोला कि ये गुरु घासीदास का एक नया संगठन बना रहे हो, समाज में बहुत सारा संगठन बना हुआ है, तुम लोग एक संगठन क्यों बना रहे हो? तुम लोग बुद्ध की ओर कन्वर्ट कर रहे हो, तुम लोग भीमनामी बना रहे हो लोगों को, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने उनको जवाब में कहा कि भाई तुम ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को अपना बाप बना सकते हो, क्या बुद्ध को हम अपना दोस्त नहीं बना सकते? क्या अम्बेडकर को हम अपना दोस्त नहीं बना सकते?
साथियों उस आदमी का बोलती बंद हो गया, उसने मेरे से फिर बातें नहीं किया, फोन काट दिया, रख दिया। तो ऐसे प्लान तरीके से हमारे लोगों को बरगलाने में अपना पूरा योगदान वो लोग चला रहे थे। साथियों जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग अपना उद्देश्य निर्धारित रखते हैं पहले से, और वो लोग अपना दांव पेच बदलते हैं, अपना उद्देश्य नहीं बदलते। जब वो संगठन बनाते हैं तो वो उद्देश्य डिसाइड करते हैं और अपने उद्देश्य के एजेंडे के आधार से ही चलते हैं। वो कभी अपना उद्देश्य नहीं बदलते, केवल दांव पेच बदलते हैं। और ये जो दांव पेच है वो हमारे लोगों को समझ नहीं आता। जैसे उस समय के आरएसएस के ब्राह्मणों ने उस समय के समकालिक हमारे गुरु को अपने पोजीशन में ले लिया और अपने दांव पेच के तहत सत्तावी समाज का ब्राह्मणीकरण कर दिया और हमारा समाज पूरा भटक गया। आज इतना बड़ा कौम, इतना बड़ा स्वाभिमानी कौम, योद्धा कौम आज गलत दिशा में डाइवर्ट हो चुका है, समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। ये जो माता बहनें हैं, इनको पूरा भक्ति आंदोलन में आरती ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दंडवत भैया नापने वाले इसमें कई लोग भी होंगे मुझे लगता है, अगर देखोगे तो भूया नापते हैं, यहां से वहां शरीर को दंड देते हैं। अरे भाई, डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा था, मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करो। तो गुरु घासीदास बाबा की हम जय जयकार करने के बजाय उसके अधूरे काम को पूरा करेंगे, तब हमारा समाज में बदलाव आएगा। गुरु घासीदास ने किसी का वैसा भक्ति नहीं किया, उन्होंने समाज की पीड़ा को समझा, लोगों को जागृत किया, संगठित किया। अभी हम वही कर रहे हैं ना, इधर लोगों को बुलाए भैया फोन कर करके, अरे आओ यार हमारे कार्यक्रम हो रहा है। हमने कई लोगों को फोन लगाया, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह डाला, तब कहीं जाके लोग आए हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, तभी आए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं बार बार दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग पहली कार्यक्रम में आए हैं, आप लोग काफी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये इतिहास बनने वाला कार्यक्रम है। क्योंकि साथियों, जब कोई संगठन बनता है तो उसका उद्देश्य पहले दिन से डिसाइड होता है। संगठन कैसे बनता है, जैसे अभी हमने राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतराम क्रांति मोर्चा बनाया, तो उसका उद्देश्य का जन्म पहले ही हो गया। किसी एक आदमी के दिमाग में रियलाइजेशन होता है कि हमको ये संगठन बनाना चाहिए, वो उद्देश्य डिसाइड हो जाता है। गुरु घासीदास का उद्देश्य शुरू दिन से डिसाइड था कि मुझे समाज में परिवर्तन लाना है, इसलिए वो काम करते गए। कई लोग माने, कई लोग नहीं माने, लेकिन उन्होंने दूसरों की बात को नहीं माना, निगेटिव लोगों की बात को नहीं माना, वो करते गए। आज उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनके रास्ते में चलने के लिए शपथ ले रहे हैं ना। तो साथियों, जब संगठन बनता है तो उसका उद्देश्य शुरू दिन से डिसाइड होता है। हमारा भी उद्देश्य शुरू दिन से डिसाइड है, हम गुरु घासीदास बाबा के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। उसके असल सतराम आंदोलन को हम घर घर तक पहुंचाएंगे और समाज जो बिखरा हुआ है उसको जोड़ेंगे। ये हमारा, जोड़कर एक संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे, ये हमारा मकसद है। देखिए, संगठन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि अब जैसे किसी के मन में, जैसे मान के चलो बोरकर साहब के मन में विचार आया कि हमको एक संगठन बनाना चाहिए। अब संगठन बनाना चाहिए तो बनाना तो चाहिए, लेकिन ये काम क्या अकेला कर सकते हैं क्या? तो ये क्या है, ये काम अकेला मैं नहीं कर सकता। ये बात का जब रियलाइजेशन होता है तो संगठन का जन्म होता है। फिर वो क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी को खोजेंगे, क्योंकि संगठन बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए ना, और अधिक से अधिक तो कितने लोग हो सकते हैं, टीम वर्क हो जाता है। तो संगठन 2 लोगों से बनता है, और अधिक से अधिक कितने लोग से। तो ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, इस बात का रियलाइजेशन जब होता है तो संगठन का जन्म हो जाता है। तो ये अकेला हम नहीं कर सकते, इसलिए भैया 40-50 लोगों की जरूरत पड़ेगी शुरू में। तो हम लोगों ने 40-50 लोगों को बुलाया, आप लोग आए, संगठन बन रहा है, बन जाएगा, बन गया। अब आने वाले समय में हम अपने जो उद्देश्य निर्धारित है उसके लिए काम करेंगे। साथियों, संगठन जो है वो 2 प्रकार का होता है। संगठन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। थोड़ा गंभीर बात बता रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। एक होता है क्राउड बेस्ड, भीड़ क्राउड बेस्ड संगठन, दूसरा होता है केडर बेस्ड संगठन। तो क्राउड बेस्ड संगठन समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता। समाज में बहुत सारा क्राउड है, गिरोधपुरी का मेला लगता है ना, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग भी जाते होंगे। उनकी कोई संगठित शक्ति है क्या? कोई संगठित शक्ति नहीं है। लेकिन हम इधर 50 लोग हैं, अगर हम 50 लोग हो जाएंगे तो गिरोधपुरी में जितना मेला भराता है ना, उतने लोगों में परिवर्तन लाने की हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी। यदि हम आपको संगठित शक्ति, उनको ट्रेन और प्रशिक्षित करके
आपको जागृत कर देंगे तो आप क्या करेंगे, और लोगों के पास जाएंगे। जैसे मैं अकेला बोल रहा हूं 50 लोगों के सामने और लोगों को जागृत कर रहा हूं, आपको तैयार करेंगे तो आप 100 लोगों के सामने जागृत करेंगे उनको जाके, और कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाएगा तो 1000 लोगों को वो जागृत कर सकता है। तो हमारा संगठन कैडर बेस्ड होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारा संगठन कैडर बेस्ड होगा। हम हमारे लोगों को ट्रेन और प्रशिक्षित करके उनको योग्य और दक्ष बनाएंगे। हमारा एक एक आदमी 1000 के बराबर होगा, हमारा एक एक आदमी 1 लाख के बराबर होगा। हम ऐसा दक्ष बनाएंगे हमारे लोगों को। इसलिए मैं, जो क्राउड है समाज में, वो क्राउड की चिंता मत करो आप लोग। हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है, क्योंकि हम जिस लेवल में काम कर रहे हैं, हमारे पास एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है बामसेफ। अभी बामसेफ बहुत कहा हमारे लोगों ने, तो हमारा बैक सपोर्ट में बामसेफ है। बामसेफ का 45-46 साल का एक तजुर्बा है काम करने का समाज में। वो हमारे बैक सपोर्ट में खड़ा है इस संगठन को खड़ा करने में। उनका 35 राज्यों में संगठन है। तो हमारा जो संगठन है वो क्राउड कैडर बेस्ड होगा, क्राउड बेस्ड नहीं होगा। और हम हमारे लोगों को तैयार करके, देखो संगठन हो गया, उद्देश्य की बात कर लिया मैं, नेतृत्व आता है, नेतृत्व, लीडरशिप। तो लीडरशिप ही 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक तो होता है इमेज बेस्ड लीडरशिप और दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड लीडरशिप क्या होता है? कई लोग आप देखे होंगे, चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को जनपद अध्यक्ष बनना है, किसी को पंचायत का सरपंच बनना है, किसी को राज्यसभा सांसद बनना है, ऐसा वो काम करते रहे, अपनी चेहरा चमकाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इमेज बेस्ड लीडरशिप। लेकिन दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। तो जब नॉलेज बेस्ड लीडरशिप समाज में आता है, जैसे मैंने कहा ना, हम आपको नॉलेज बेस्ड लीडरशिप बनाएंगे, ट्रेन प्रशिक्षित कर करके आपको इतना दक्ष बना देंगे कि समाज में आपके पास जो नॉलेज है वो उस लेवल का नॉलेज किसी के पास नहीं होगा। तो नॉलेज बेस्ड लीडरशिप के रूप में हम खड़ा करेंगे। तो नॉलेज बेस्ड लीडरशिप क्या होता है? उसको व्यवस्था की समझ होती है, वो कभी बिकता नहीं है। तो हम हमारे लोगों को नॉलेज बेस्ड लीडरशिप के रूप में खड़ा करेंगे साथियों। इसलिए हमको जो क्राउड समाज में दिख रहा है ना, आपको लगता हो कि बड़े बड़े संगठन है, उनके पास तो ज्यादा लोग हैं, हमारे पास 40-50 लोग हैं, कैसे होगा, इधर तो अव्यवस्था है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा मैकेनिज्म फिट करने वाले आने वाले समय में कि हम बड़े पैमाने पे हमारे लोगों को मोबिलाइज करके एक संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। हम जिस लेवल में काम करेंगे उस लेवल में अभी समाज में नहीं, छत्तीसगढ़ की बात छोड़ो, इंडिया में उस लेवल का संगठन नहीं है। 17वीं समाज का हम जिस लेवल में प्लानिंग और रणनीति कर रहे हैं ना, उस लेवल का इंडिया में ऐसा संगठन नहीं होगा। हम ऐसा संगठन के रूप में राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतराम क्रांति मोर्चा को बनाने वाले हैं। साथियों, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। उसका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है। वो अपना उद्देश्य कभी नहीं बदलता, वो अपना दांव पेच बदलता है। हमारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही मानवतावादी सिद्धांत पे काम कर रहा है। वो मानवतावादी सिद्धांत पे बिल्कुल काम नहीं करता। वो अमानवीय तरीके से काम करते हैं और उनका एजेंडा ही वही है। उनके अंदर जो दिमाग होता है, बताते हैं सीनियर वरिष्ठ लोग जिनका लंबा तजुर्बा है समाज में काम करने का, कि ब्राह्मणों का जो दिमाग होता है वो पत्ता गोभी की तरह उनका दिमाग होता है। एक परत खोलोगे तो दूसरा परत निकलता है, दूसरा परत खोलोगे तो तीसरा परत निकलता है। तो ऐसा उनके पास दिमाग होता है। हमारे सामान्य लोग, उनके दिमाग को पार पा पाना बहुत मुश्किल है। हमारे भोले भाले लोग जिनको उस व्यवस्था की समझ नहीं है, वो ब्राह्मणवादी खेमे में चले जाते हैं, काम करते हैं उनके पास, और हमारे ही विरोध में काम करते हैं। तो जब हम हमारे लोगों को तैयार करेंगे तो उनका जो पत्ते गोभी की तरह जो दिमाग बताया ना, वो दिमाग काम आने वाला नहीं है। क्यों? उसको परास्त करने की जो शक्ति हम निर्माण करेंगे वो केवल और केवल हमारे पास रहेगा। कोई अदर 17वीं समाज का जो संगठन है उनके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, हमको संगठित होकर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे हम लोग। अभी ये जो प्रबोधन कार्यक्रम होगा, अभी हमारे साहब बोलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। उसके बाद हमारा एक राज्य कमेटी यहाँ बनेगा। अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बनाई है, राज्य स्तर की भी बॉडी हम आप लोगों से मिलकर ही बनाना चाहते हैं। तो जो साथी हमारे इसमें काम करने के लिए इच्छुक है, वो साथी अपना नाम देंगे, हम लोग और बैठेंगे और एक राज्य स्तरीय हम कमेटी का निर्माण करेंगे। उसके बाद उसका विस्तार हम और करेंगे आने वाले समय में। साथियों, ये जो व्यवस्था है उसके खिलाफ में हमारे काफी सारे साथियों ने लड़ाई लड़ा है। गुरु बालक दास ने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा। कवि मनोहर दास, आदि कवि मनोहर दास बोलते हैं, मैंने उनका भी किताब पढ़ रहा हूं
और एक किताब पढ़ा हूं, बहुत पुराना एडिशन का किताब है, उसमें आदि कवि मनोहर दास ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ में छोट शब्दों में लिखा है। आदि कवि मनोहर दास को हमारे समाज के लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको आइसोलेशन में डाल दिया, उसका इंटरनेट में कुछ नहीं मिलेगा, मैं सर्च करके देख लिया हूं, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लिखे हैं। वो 12-13 साल की जब एज में थे तो वो विनोदपुर के आसपास में घूम घूम कर गुरु घासीदास के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, और वो 1 शतक से ज्यादा किताब लिखे उन्होंने, 100 से ज्यादा किताब लिखा है, लेकिन उस आदि कवि मनोहर दास को इग्नोर कर दिया हमारे लोगों ने। उसका साहित्य आप पढ़ेंगे तो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था के खिलाफ में आदि कवि मनोहर दास ने लिखा है। हम उनके कुछ पूर्वज, उनके जो अभी बच्चे हैं ना, उनके बेटे नाते उनसे भी मिले हैं। तो हमारा गुरु घासीदास का पूरा आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था। देखो, जयंती मनाने का जो शुरुआत था, हमारे नकुल देव ढीढ़ी, सारे लोगों को लगभग जो जानकार लोग हैं सबको पता है, नकुल देव ढीढ़ी ने जयंती का शुरुआत किया था भोरिंग से। महासमुंद के रहने वाले थे, पेशे से वकील थे, साधन संपन्न आदमी थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। बाबा साहब अम्बेडकर से उन्होंने मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों की किताब पढ़ रहे थे तो उनको पता चला कि अरे छत्तीसगढ़ में तो बहुजन महानायक गुरु घासीदास नाम का कोई जबरदस्त बंदा तैयार हुआ है। तो नकुल देव ढीढ़ी को उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे स्टेट में इतने जबरदस्त मूल निवासी महानायक पैदा हुआ है, बहुजन हीरो है, उसके बारे में तुम कुछ करो। तो उन्होंने फिर जयंती का शुरुआत किया। जयंती मनाने के पीछे हमारा मकसद यह था कि हमारे लोगों में जागृति आए, लेकिन वो जयंती मनाने के पीछे में नाच गाना भक्ति भावना में वो लीन कर दिया हमारे लोगों को। वो पूरा फिर जयंती के पीछे जो मकसद था, हमारे लोगों में जागृति आए, गुरु घासीदास के आंदोलन को समझे, इसको पूरा कन्वर्ट करके नाच गाना डांस भक्ति में कर दिया। देखो, कोई संत महापुरुष पैदा होते हैं तो उसकी कुछ, क्योंकि संगीत एक विधा होता है, संगीत एक विधा है, संगीत सबको पसंद आता है, गाना वाना सबको पसंद आता है, तो उसकी एक छोटी मोटी विधा आ जाती है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल उसी विधा को उसका आंदोलन समझ बैठना, ये तो बहुत बड़ी भूल है ना भाई। केवल नाच गाना को हम आंदोलन तो नहीं मान सकते, गुरु घासीदास के मौलिक आंदोलन को हमको जिंदा करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमारे समाज के लोग जानते हैं, आप लोग भी बड़े पैमाने पे जानते हैं साथियों। तो नकुल देव ढीढ़ी ने भी बड़े पैमाने पे काम किया। देखिए, अभी कुछ लोगों से हम लोग जब बात करते हैं तो कई तो सवाल पैदा होता है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करूंगा बाद में। तो हम लोग सवाल जवाब का भी सेशन चलाते हैं 5 मिनट। हम जब ये आंदोलन की बात करते हैं ब्राह्मणिज्म के खिलाफ या गुरु घासीदास का जो मौलिक आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने की जब बात करते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई ज्यादा कट्टर होना ठीक नहीं है। ये सवाल समाज में आपको काम करेंगे तो आपको आएगा। तो भाई हम कट्टर नहीं हो रहे हैं, हमारा जो मौलिक आंदोलन है हम उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम तो कोई कट्टर नहीं हो रहे हैं। मैंने अभी कहा कि ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो अपना उद्देश्य कभी नहीं बदलता, वो अपना दांव पेच बदलता है, वो कट्टर होते हैं, लेकिन आप दांव पेच के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये बात को आपको समझना होगा। ब्राह्मण जब संगठन में रहता है तो पहले अपना उद्देश्य डिसाइड कर देता है वहां। कई लोग ये बोलते हैं कि बुधनामी बना देते हो, हमको बुधनामी बनाओगे। तो भाई बुद्ध ने तो विश्वव्यापी आंदोलन चलाया, बुद्ध जैसा कुशल संगठक को ऑल वर्ल्ड में नहीं मिला। विश्व के कई देशों में उनका विचारधारा फैला है, कई उन्नत कंट्री के लोग मानते हैं। तो क्या बुद्धिज्म का हम विरोध करें? अरे बुद्धिज्म को कम से कम अपना दोस्त तो बना सकते हैं। अंबेडकर साहब, कई लोग अभी जो आरएसएस के लोग हैं ना, आरएसएस के खास करके जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो लोग ये सवाल जरूर करेंगे आपके सामने। कई लोग बोलते हैं कि अरे रमरमिया बना दिए सतनामी को। तो सतनामी को सतनामी लोगों ने रमरमिया नहीं बनाया है, उसको ब्राह्मणों ने, आरएसएस के लोगों ने ही प्लान तरीका से उसको रामनामी बनाया, सुनियोजित तरीका से। उसके पीछे भी कहानी है, अगर उस कहानी को बोलेंगे तो लंबा वक्त हो जाएगा। तो साथियों, अंबेडकर साहब ने आंदोलन चलाया, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चलाया डॉक्टर अंबेडकर ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने क्या किया, देश में जितने आंदोलन चल रहे थे अलग अलग क्षेत्र में, उन्होंने गुरु घासीदास के आंदोलन का स्टडी किया, उन्होंने फूले के आंदोलन का स्टडी किया, उन्होंने पेरियार के आंदोलन का स्टडी किया, उन्होंने बिरसा मुंडा के आंदोलन का स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो उनका आंदोलन है वो क्षेत्रीय स्तर का आंदोलन है,
उसमें आपस में कोई कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सारे महापुरुषों के आंदोलन की स्टडी किया और उन्होंने देशव्यापी आंदोलन चलाया। उन्होंने कोई एक स्टेट का आंदोलन नहीं चलाया, देशव्यापी आंदोलन चलाया। जब देशव्यापी आंदोलन चलाया तब उस आंदोलन के बलौत हमको आज लिखित संविधान प्राप्त हुआ और लिखित संविधान में हमको सारा अधिकार बहाल हुआ जो हमको पहले नहीं था। समाज में वर्ण व्यवस्था कायम था, छुआछूत, गैर बराबरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तमाम ओबीसी कास्ट की जाति थी उसको शूद्र माना जाता था। एससी एसटी वर्ण से बाहर के लोग थे, अछूत माना जाता था। आदिवासियों को सेग्रीगेशन, अलगीकरण कर दिया गया था। तो ऐसा समाज व्यवस्था था। तो संविधान लागू होने के बाद हमको पूरा समाज की मुख्य धारा में आने का, जीने का, हमको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का, पढ़ने का, लिखने का सारा अधिकार हमको लिखित रूप में बाबा साहब ने दिया। तो क्या हम बाबा साहब को भूल जाएं क्या? तो सतनामी कुछ जो आरएसएस के लोग ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, तुम बुदनामी बना रहे हो हमको। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि तुम कितने मूर्ख लोग हो। तो उनका जो ये इस तरीका से रणनीति दांव पेच है वो हमारे पास चलने वाला नहीं है। आरएसएस के जो एजेंट हैं उनका हमारे पास बिल्कुल दाल गलने वाला नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो साथियों, मैं अंत में आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतराम क्रांति मोर्चा है कोई मामूली संगठन नहीं है। आप सबके सहयोग से ये बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का हमने संगठन बनाया है। आप सभी का साथ सहयोग अगर रहा और आप लोग साथ सहयोग देंगे, क्योंकि आप लोग जिस उत्सुकता और जिस जुनून के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग 100% साथ सहयोग देंगे और आपके साथ सहयोग से हम लोग आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस गुरु घासीदास बाबा के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब सब आप सब लोग आगे बढ़ाने में मदद करोगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी को जय सतराम, जय मूल निवासी, जय भारत।